दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों कल हमने बात की थी कंपनी के वित्तीय विवरण में एक पार्ट जिसका नाम था दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, यानी लाभ हानि खाते के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों कल हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके थे। आज हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। जी दोस्तों, जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। मतलब दोस्तों जो आपने लिख दिए ना ट्रेडिंग अकाउंट में, जो लिख दिए वो ठीक है, बाकी के सभी एक्सपेंसेस दोस्तों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। हालांकि दोस्तों अमूमन ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, लॉस तो कभी कभार हो जाता है। तो मतलब शुरुआत होती है इसकी ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट को दोस्तों ट्रांसफ़र करना होता है हमें। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका होता है और वो हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। वो ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों ट्रांसफ़र होएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जी दोस्तों, क्रेडिट साइड में वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया और लिख लिया क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट के। अब दोस्तों जो भी खर्चे हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, वो हम दोस्तों इसमें लिख देंगे डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। अब दोस्तों एक्सपेंसेज की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये एक्सपेंसेज को आप कई कैटेगरियों में बांट सकते हैं या फिर बिना कैटेगरी बांटे भी लिख सकते हैं। दोस्तों एक मैं बात बताऊं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस दो शेप में बनाया जाता है। कैसे कैसे दोस्तों? एक तो हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली। जब दोस्तों हॉरिजेंटली फॉर्मेट में बनाते हैं तो दोनों साइड होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों तरफ अमाउंट आएंगे। जबकि दोस्तों वर्टिकल बनाते समय एक ही लाइन में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होएगा, उसमें एक ही लाइन में दोस्तों, एक ही लाइन में खर्चे भी आ जाएंगे, एक ही लाइन में इनकम भी आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ होएगा वर्टिकल फॉर्म। हॉरिजेंटल में इनकम एक साइड, एक्सपेंसेज एक साइड, जबकि वर्टिकल में एक ही लाइन में दोस्तों दोनों चीज़ें आ जाएंगी। जब आप हॉरिजेंटली यानी दोस्तों क्षैतिज रूप में बनाते हैं ना ये, तब दोस्तों आप खर्चों को किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते। हाँ भाई, ये एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सेल्स के, ऐसे खर्चों में डिवाइड नहीं करते। आप सीधे केवल एक्सपेंसेज लिखते हैं, एक्सपेंसेज और एक्सपेंसेज का नाम लिख लेते हैं बस, और उसका अमाउंट लिख देते हैं। उसको कैटेगरी में नहीं बांटते। हाँ भाई, ये इसके खर्चे हैं, ये इसके खर्चे हैं, ये इसके खर्चे हैं, वहाँ पर आप एक साथ लिख दो। जबकि दोस्तों वर्टिकली यानी दोस्तों लंबवत रूप में आप बनाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें दोस्तों वो बनाया जाता है ज़्यादा विश्लेषण, ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए। इसलिए दोस्तों वहाँ पर खर्चों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हम अच्छे से पता लगा भाई हाँ भाई किस कैटेगरी का कौन सा खर्चा है। तो दोस्तों यदि कुछ खर्चों की बात की जाए तो दोस्तों उसमें आते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज का मतलब होता है दोस्तों प्रशासनिक व्यय। मतलब दोस्तों जो लोग सारी कंपनी का काम संभालते हैं, उसमें दोस्तों कर्मचारी भी होंगे, उसमें अधिकारी भी होंगे। तो दोस्तों उनको वेतन देना होगा, तो वो वेतन दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो ऑफिस है उसका रेंट के अलावा दोस्तों टेलीफोन के वे हो सकते हैं, लीगल एक्सपेंसेज हो सकते हैं, ऑडिट एक्सपेंसेज हो सकते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो सकते हैं। तो इस प्रकार के खर्चे दोस्तों जो प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड नहीं है, वो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेज है। तो दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में लिखे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम हॉरिजेंटली बनाते हैं तो हम ये जो इसके जो भी एक्सपेंसेज है ना, वो हम ऐसे ही लिख देंगे, कैटेगरी नहीं लिखेंगे ये कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है। और अगर वर्टिकली बनाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज की हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे जो भी उसके खर्चे हैं वो हम स्पेसिफाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ खर्चे हो सकते हैं सेल्स से रिलेटेड, और दोस्तों उसको हमें हेडिंग देनी होती है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। जी दोस्तों, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज वर्टिकली फॉर्म के लिए। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों क्या आ जाएगा? जैसे आपका कोई सेलर है तो दोस्तों उसका कोई कमीशन आ सकता है या सैलरी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करोगे तो वो एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, उसकी पैकेजिंग आ सकती है दोस्तों। इसके अलावा कोई एजेंट भी है इसमें तो उस एजेंट का कमीशन आ सकता है। तो इस तरह के दोस्तों कुछ खर्चे आते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी खर्चे हैं यहाँ पर, जैसे दोस्तों डेप्रीशिएशन,
जो असेट्स पे डेप्रीशिएशन लगेगा वो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि हमें डेटर्स के लिए कोई प्रोविज़न बनाना है तो प्रोविज़न भी दोस्तों इसी P&L अकाउंट में लिखेंगे। और दोस्तों यदि बात की जाए टैक्सेशन की, टैक्सेशन के लिए कोई प्रोविज़न बनाना है तो वो भी दोस्तों हम इसी अकाउंट में लिखेंगे। और दोस्तों हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो दोस्तों हमारे लिए खर्चा होगा तो वो भी हम डेबिट साइड ही लिखेंगे। और यदि दोस्तों कोई लोन पर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी हम यहीं लिखेंगे। अब दोस्तों बात की जाए यदि क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड में दोस्तों क्या क्या आएगा, जो भी हमारी इनकम्स हैं, जैसे हमें कोई डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी क्योंकि हमारे लिए लाभ है। और दोस्तों कोई इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है किसी चीज़ पर तो वो दोस्तों क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इसी तरह कोई कमीशन प्राप्त हुआ तो वो भी क्रेडिट साइड में लिखा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट होगा। इसी तरह दोस्तों यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमारा नेट लॉस होगा। और दोस्तों ये ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि दोस्तों एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगला पार्ट माना जाता है। दोस्तों ये जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बताया वो दोस्तों मैंने हॉरिजेंटली बताया। हालांकि दोस्तों मैं बीच बीच में कैटेगरी भी बता रहा था, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता दोस्तों, उसमें बस कैटेगरी में लिखते हैं हम एक्सपेंसेज और इसमें एक साथ लिख देते हैं, मतलब मिक्स रूप में लिख देते हैं। तो दोस्तों हम नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं। अब इस नेट प्रॉफिट को दोस्तों हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा ये। फिर दोस्तों क्योंकि ये कंपनी है और कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड्स दिया जाता है। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिया जाता है। तो वो दोस्तों ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट, और यदि पिछले साल का प्रॉफिट है उसमें तो वो जोड़ लेंगे, क्रेडिट साइड में वो लिख देंगे। इसके अलावा डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड देना है या तो हमने कोई डिविडेंड दिया हो तो वो लिख देंगे। और यदि कोई डिविडेंड देना हो मतलब प्रोपोज्ड डिविडेंड है तो वो लिख देंगे दोस्तों। इसके अलावा उस लाभ में से यदि कुछ जनरल रिजर्व में से ट्रांसफ़र करना है तो दोस्तों डेबिट साइड ही ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के नाम से वो अमाउंट हम लिख देंगे। तो जो नेट प्रॉफिट है वो और पिछले साल का प्रॉफिट है तो वो उसमें से दोस्तों डिविडेंड्स जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो वो हम लेस करेंगे। और जो बचेगा वो दोस्तों डेबिट साइड में दोस्तों हम लिख देंगे बैलेंस सीडी के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोस्तों वो क्लोजिंग बैलेंस होगा और वो दोस्तों ट्रांसफ़र होगा किसमें, बैलेंस शीट में। अब आइए दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमारा सवाल है एक्स लिमिटेड का 2010 का ग्रॉस प्रॉफिट 91,300 रुपये है। आपको निम्न सूचना से 31/12/2010 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। दोस्तों शेयर कैपिटल हमें दी गई है 2.5 लाख की। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है 6,220 रुपये का। और दोस्तों हमें बताया गया है कि सैलरीज है 18,500 रुपये की। डिस्काउंट अलाउड हमें दिया गया है 4,200 रुपये। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें दिया गया है 3,150 रुपये। इंश्योरेंस दोस्तों हमें दिया गया है 6,720 रुपये। और दोस्तों कहा गया है कि पेड अप टू 31/3/2011। इसके अलावा दोस्तों रेंट हमें दिया गया है 6,000 का। जनरल एक्सपेंसेज हमें दिए गए हैं 8,950 के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज हमें दिए गए हैं 2,400 रुपये के। बोनस हमें दिया गया है 10,500 रुपये का। डेप्रीशिएशन दोस्तों हमें दिया गया है कि मशीनरी पर आपको 15% लगाना है और फर्नीचर पर 10%। मशीनरी दोस्तों दी गई है 80,500 की और फर्नीचर हमें दिया गया है 17,100 रुपये का। बेड डेप्ट हमें दोस्तों दिए गए हैं 3,200 रुपये। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दोस्तों हमें दिए गए 3,800 रुपये। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि इसमें से दोस्तों सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 1,200 रुपये और रेंट आउटस्टैंडिंग था 600 रुपये। आपको शेयर कैपिटल पर 5% डिविडेंड भी देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो दोस्तों हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे कितना दोस्तों दिया गया हमें 91,300 रुपये। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 91,300 रुपये। इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं हमारे खर्चे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि सैलरी कितनी दी हुई है दोस्तों 18,500 रुपये की। दोस्तों हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,200 रुपये। दोस्तों जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होते हैं उनका मतलब है कि वो पिछले साल के बकाया है, वो हमने पे नहीं किए। अगर वो हमने पे नहीं किए तो वो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। तो दोस्तों ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है ना
वो इस साल की सैलरी में हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों सैलरी थी हमारी 18,500, इसमें दोस्तों हमने ऐड की कितनी की दोस्तों 1,200 रुपये। ये दोस्तों टोटल हो गई 19,700 रुपये। तो सैलरी के नाम से हम लिखेंगे 19,700 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें कहा गया कि डिस्काउंट अलाउड 4,200 रुपये। तो 4,200 रुपये अलाउड मतलब डिस्काउंट हमने दिया है, तो ये हमारे लिए खर्चा है। डेबिट साइड ही हम लिखेंगे, सैलरी के नीचे कितना लिखेंगे दोस्तों 4,200 रुपये। आगे दोस्तों हमें कहा गया कि डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब है दोस्तों हमने रिसीव किया, मतलब हमारी इनकम है ये। तो दोस्तों क्रेडिट साइड हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से कितना दोस्तों 3,150 रुपये। आगे दोस्तों हमें बोला गया कि इंश्योरेंस 6,720 रुपये पेड अप टू 31 मार्च 2011। अब दोस्तों यहाँ पर ये लाइन क्यों कही गई है कि पेड अप टू 31 मार्च 2011। दोस्तों हमारे खाते कब बंद हो रहे हैं? हमारे खाते दोस्तों बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर 2010 को। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमने कुछ पैसा पहले ही पे कर दिया, मतलब प्रीपेड कर दिया, पहले ही पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया। तो जो पहले ही पे कर दिया ना दोस्तों, वो अगले साल का खर्चा है, तो वो हम लेस करेंगे। तो इंश्योरेंस दोस्तों हमें दिया गया है 6,720। ये दोस्तों कितने महीने का है? ये दोस्तों 12 महीने का है। दोस्तों अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि 12 महीने का है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या कभी इंश्योरेंस 8 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का ऐसे कभी चुकाया जाता है? नहीं दोस्तों, इंश्योरेंस हमेशा साल भर का ही चुकाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके साल भर 31 मार्च को ख़त्म होंगे, मतलब अभी 9 महीने ही हुए हैं, इसका मतलब ये है। तो ये जो इंश्योरेंस हमें दिया गया है उसमें 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस हम लेस करेंगे। तो दोस्तों 6,720 में हम 12 का भाग देंगे ताकि वो निकल जाए 1 महीने का। तो 6,720 में यदि हम 12 का भाग देते हैं तो दोस्तों 1 महीने का निकलता है 560 रुपये। तो 560 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा दोस्तों 1,680। मतलब दोस्तों 6,720 में से 1,680 प्रीपेड है। तो 6,720 में से हम 1,680 लेस कर देंगे, ये आएगा दोस्तों 5,040 रुपये। 5,040 रुपये दोस्तों होएगा इंश्योरेंस। इसके अलावा दोस्तों हमें कहा गया कि रेंट है 6,000 रुपये का। रेंट के लिए दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि 600 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट 6,000 में से 600 रुपये आउटस्टैंडिंग हम जोड़ेंगे, तो ये दोस्तों आएगा हमारा 6,600 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें जनरल एक्सपेंसेस दिए गए हैं 8,950, तो वो लिखेंगे दोस्तों रेंट के नीचे हम जनरल एक्सपेंसेज 8,950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज हमें दिए गए 2,400 रुपये, ये लिखेंगे दोस्तों। बोनस हमें दिया गया है 10,500 रुपये। ये बोनस कौन सा है दोस्तों? ये बोनस वो है जो हमने कंपनी के शेयर होल्डर को दिया होगा, तो ये हमारा खर्चा है, तो बोनस लिखेंगे 10,500 रुपये। इसके अलावा दोस्तों डेप्रीशिएशन हमें लगाना था मशीनरी पर 15%। मशीनरी दोस्तों दी गई है 80,500 रुपये की, उसका 15%, उसका दोस्तों 15% होगा 12,075 रुपये। तो डेप्रीशिएशन लिखेंगे मशीनरी के नाम से 12,075। और फर्नीचर पर भी लगाना था दोस्तों, हमें 10% लगाना था 17,100 रुपये पर। फर्नीचर था 17,100 रुपये, तो ये होएगा दोस्तों 1,710। तो 12,075 तो मशीनरी का, इसके अलावा फर्नीचर का 1,710, यानी दोस्तों 13,785 रुपये हम डेप्रीशिएशन के लिखेंगे। आगे दोस्तों हमें बोला गया कि बेड डेप्ट्स है 3,200 रुपये, तो ये भी हमारा दोस्तों खर्चा है, ये भी हम लिखेंगे खर्चे में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज हमें दिए गए दोस्तों 3,800 रुपये, वो बेड डेप्ट्स के नीचे लिखेंगे 3,800 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे एक्सपेंसेज भी पूरे हुए। और इसके अलावा क्रेडिट साइड में जो हमारी इनकम थी एक ही थी दोस्तों, जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो हमने लिख ही दिया था, कितना 3,150 रुपये। तो अब दोस्तों क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे, देखते हैं दोस्तों क्या आता है। तो क्रेडिट साइड का दोस्तों टोटल आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट था हमारा 91,300 रुपये, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था 3,150 रुपये, यानी दोस्तों टोटल है 94,450 रुपये का। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारे खर्चे हुए हैं उनका दोस्तों टोटल आ रहा है 78,175 रुपये। तो 94,450 में से 78,175 यदि हम लेस करेंगे तो ये दोस्तों हमारा आएगा 16,275 रुपये। ये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट है। यदि दोस्तों इस साइड वाला मतलब क्रेडिट साइड वाला टोटल कम आता तो दोस्तों वो हमारा ग्रोस लॉस होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट ये आया, कितना है दोस्तों 16,275 रुपये। अब दोस्तों 16,275 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि हमें पिछले साल को कोई प्रॉफिट दिया गया है, दोस्तों हमें प्रॉफिट दिया गया था कितना 6,220 रुपये, तो बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। क्रेडिट साइड में दोस्तों कितना लिखेंगे 6,220। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट था वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड ही। नेट प्रॉफिट लिखेंगे दोस्तों कितना है 16,275 रुपये। इसमें से यदि कोई रिजर्व है और डिविडेंड है तो वो हमें लेस करना है।
तो हमें दोस्तों कहा गया था कि शेयर कैपिटल पर 5% का डिविडेंड देना है और शेयर कैपिटल दोस्तों हमें बताई गई थी 2.5 लाख की। तो दोस्तों 2.5 लाख का 5% हम निकालेंगे, वो दोस्तों हमारा आएगा 12,500 रुपये। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड के नाम से दोस्तों हम लिखेंगे 12,500 रुपये, क्योंकि दोस्तों हमें देना है, हमने दिया नहीं है, इसलिए दोस्तों प्रोपोज्ड हमने लगाया है। तो अब क्रेडिट साइड का दोस्तों टोटल कर लेते हैं। 16,275 इस साल का नेट प्रॉफिट था, जबकि पिछले साल का कितना था 6,220। ये दोस्तों हमारा आएगा 22,495। इसमें दोस्तों हम डिविडेंड लेस करेंगे, जो कि दोस्तों है हमारा 12,500 रुपये का। तो हमारा जो बैलेंस CD बचेगा वो दोस्तों आएगा हमारा 9,995 रुपये। ये दोस्तों ट्रांसफ़र होएगा बैलेंस शीट में। तो इस तरह दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा हुआ और ये सवाल भी पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों इस सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।